हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और जैसा कि आपको पता है, जब भी मैं आपके सामने आता हूँ तो कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी कोशिश वही रहेगी कि कुछ अच्छा सिखा पाऊँ मैं आपको। और आज जो हमारा डिस्कशन है वो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर है, जो कि जनरली नीट वाले बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो जेई का प्रिपरेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पढ़ते ही हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ख़ास तौर पे ये जो वीडियो है वो बेसिकली नीट स्टूडेंट्स को टारगेटेड है। ओके, तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और सेक्वेंस में आप बढ़ते रहिएगा। वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखें। जो सवाल करने के लिए आपको बोला जाता है, स्क्रीन को पॉज करके सवाल करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर करें। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे इसको। पहला टॉपिक जो है अपने पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने कहीं ना कहीं क्लास 10th में भी इसके बारे में सुना होगा कि किसी भी, अगर मान लीजिए इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री अगर किसी भी वेरिएबल का 2 रहेगा तो वो आपका जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर अगर हाईएस्ट डिग्री 3 रहता है तो वो क्यूबिक इक्वेशन में चला जाता है। तो आप समझिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ऐसे कुछ इक्वेशंस लिखे हुए हैं तो उसको मैं क्या कहता हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता हूँ। यानी कि वेरिएबल का अगर हाईएस्ट डिग्री जो है वो अगर 2 है तो आप उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हाईएस्ट पावर 2 है? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं। कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आते हैं। तो रूट्स निकालने के जो तरीके हैं, एक तो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका जो है वो आपके पास फॉर्मूला है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? फॉर्मूले का नाम है, जिन्होंने दिया है श्रीधर आचार्य नाम है इनका। मुझे भी एक्चुअली नाम याद नहीं रहता, बस आपको याद दिलाने के लिए कि कौन सा लगाना है क्वाड्रेटिक के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या बोलेंगे कि हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे और रूट्स निकाल लेंगे। क्या है तरीका? यहाँ जो a देख रहे हैं वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है? फॉर्मूला याद करिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस फॉर्मूला आपने सेट कर लेना है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, हालांकि आपको पता है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b आपको मैंने बता ही दिया है, x का कोफिशिएंट है तो वो आप डालें जो भी है, मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ डालेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। c क्या है? तो कोई भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये यहाँ से आपके रूट्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं। तो जब आप प्लस लेते हो तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ? एक रूट है अल्फा, प्लस साइन एक बार लोगे, और एक बार क्या लेते हैं? माइनस साइन लेते हैं। तो अल्फा बीटा इसके क्या हो गए? 2 रूट्स हो गए। हालांकि और भी इसके ऊपर डिस्कशन है, लेकिन फायदा नहीं है उसके बाद करने का, क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट एक सपोर्टिव मैथमेटिक्स है फॉर द फिजिक्स, है ना। तो ये आप ऐसे करके रूट्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पर फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आप खुद से भी स्क्रीन पॉज करके खुद से भी करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने क्या फॉर्मूला जाना है। तो आप सोचें, ए का वैल्यू अगर देखोगे यहाँ ध्यान से, तो ए का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है? 2 है। बी का वैल्यू कितना है? तो एक्स के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? बी, यानी कि कितना है यहाँ? -1। और सी का वैल्यू अगर देखोगे तो सी का वैल्यू कितना है यार? -3। तो ये हमने सारे वैल्यूज लिख दिए। अब आप क्या करें? सॉल्व करें। क्या था फॉर्मूला अपना? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे कितना है? -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी की जगह पे वापस से कितना है? -1, तो बी स्क्वायर है, -4 इंटू ए इंटू सी की जगह पे कितना है? -3 है, डिवाइडेड बाय कितना कर लोगे? 2a, ए की जगह पे कितना? 2। क्लियर है? जरा देखेंगे, ये हो गया 1, यहाँ पर कितना आ गया यार? कैलकुलेट करेंगे। 4 2 8 8 3 24, और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर कितना? रूट ओवर ऑफ कितना हो गया? 25, 24 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो रूट ओवर ऑफ 25 बाय कितना? 4। अब यहाँ से जरा देखें, एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार आप माइनस लेंगे। तो एक रूट जो आएगा, जरा देखना, मैं कॉमन करके लिख लेता हूँ। रूट 25 कितना? 5। तो एक बार 1 प्लस 5/4 होगा, और क्या होगा? 1 माइनस 5/4 होगा।
यानी कि इसके दो रूट्स जो आए वो कितने कितने के बराबर आएगा, 6/4, 6/4, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और दूसरा कितना आएगा, -4/4 यानी कि -1। सही, तो ये 6/4 और -1 जो है ये इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। 6/4 को आप 3/2 भी कह सकते हैं। तो ये आपके रूट्स आ जाएंगे। कितने रूट्स हुए, 2 रूट्स हुए, सिंपल है। चलिए अब ये है फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - x - 3 = 0। आप इसी मेथड से ही आपने करने हैं, इसलिए ये मेथड लगाया जाता है ताकि कभी कभी अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ना हो तब भी ये चीज़ आपका काम करता है। सिद्धार्थ, ये क्या नाम है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, है ना। ओके, तो अब इसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं कि मतलब यही श्रीधर आचार्य जो फॉर्मूला है वो यूज करके आपने बताना है। हालांकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखें, अब आते हैं बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर। आपने बायनॉमियल एक्सपेंशन का नाम सुना होगा, जैसे 1 + x होल टू द पावर n। इसका जो बायनॉमियल एक्सपेंशन हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल। इसको क्या पढ़ते हैं यार, इस वाले साइन को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस फिर ये x टू द पावर n तक चलता है। हालांकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बायनॉमियल एक्सपेंशन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x कैन बी निग्लेक्टेड। यानी कि जो ये x² दिख रहा है, x टू द पावर n दिख रहा है, ये सब निग्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1 + x होल टू द पावर अगर n है तो ये कितने के बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कि ये n यहाँ आ जाता है कोफिशिएंट बन के, यानी कि 1 + nx, 1 + क्या, nx। जैसे आप कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन के अंदर भी ये चीज़ पढ़ोगे कि g एवव, हालांकि जो बच्चे क्लास किए होंगे ग्रेविटेशन का उनको ये पता होगा, मैंने आपको बताया भी है कि g एवव कैसे लिखते हैं। तो आपने लिखा हुआ था g × 1 + h/r होल टू द पावर -2 जैसा। फिर हमने बायनॉमियल ये अप्रॉक्सीमेशन लगाया था ये कह के कि h इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू r। तो ऐसे केसेस में ये 1 + h/r यानी कि h/r जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में छोटा हो जाता है, और हम इसको यूज करते हैं कुछ ऐसा, 1 - 2h/r, इस तरीके से। आपने देखा भी होगा ये एक्सप्रेशन। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन का यही सब अप्रॉक्सीमेशन का, बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन का यही सब यूज है। कहीं ना कहीं आप 11th में या तो 12th में किसी ना किसी चैप्टर में आप इसको एनकाउंटर करते हो, है ना। तो इसको आप सीख के रखें। अगर ये मान लीजिए -n होता, इसके पावर में -n होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 1 - nx, जैसे यहाँ हो रहा है। यहाँ प्लस था, यहाँ पावर में -2 है, तो ये -2 कूद के यहाँ चला गया, तो क्या ये -2h/r हो गया। तो ऐसे हम लगाते हैं बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन। क्लियर है। चलिए फिर आपका आ जाता है लॉगरिदम। तो ध्यान सुनेंगे, क्या पढ़ रहे हैं इसको एक बार जरा देखिएगा। यहाँ a लिखा रहता है, यहाँ b लिखा रहता है। तो log a बेस b क्या पढ़ेंगे, log a बेस b, यानी कि जो नीचे रहता है उसको बेस कहते हैं, और जो ये सामने रहता है a जो है इसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। b तो अपना बेस होता है, और इसके सामने ये जो चीज रहता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। यानी कि पढ़ेंगे log a बेस b बराबर है क्या। अब लॉग के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं। लॉग बेसिकली हम 2 तरीके के पढ़ते हैं। कितने तरीके के लॉग, 2 तरीके के। कौन कौन से, एक होता है नेचुरल लॉग, अगर बेस में ई आ जाए तो उसको नेचुरल लॉग कहेंगे, और अगर बेस में 10 आ जाए तो क्या उसको आर्टिफिशियल कहेंगे, नहीं। एक होता है नेचुरल लॉग और दूसरा को हम कहते हैं कॉमन लॉग। क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। ये वाला जो है इसका नाम है कॉमन लॉग, और ये वाला जो है आपका, इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। सही। तो इस लॉग बेस ई को कभी कभी इन शॉर्ट ln भी लिख दिया जाता है, ln भी लिख दिया जाता है। तो अगर ln कहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि उस लॉग का बेस कितना है, ई है। बेस कितना है, ई है। लेकिन लॉग अगर लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसका बेस 10 या बेस ई है, बोलना पड़ता है। सही। लेकिन इन जनरल हम क्या लेके चलते हैं, नेचुरल लॉग लेके ही चलते हैं। क्लियर है। अच्छा, जैसे देखें
log m इंटू एन, चाहे ये बेस ई हो या 10 हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो log m इंटू एन क्या बोलेंगे, log m प्लस log n, सेपरेट सेपरेट करके ऐड कर देते हैं। log m इंटू एन याद रखना पड़ेगा, log m इंटू एन बराबर कितना, log m प्लस log n। log m बाय n है तो बीच में क्या आ जाता है, माइनस। मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, डिवीजन है तो माइनस। फिर आप जरा देखें, अगर log m टू दी पावर n है तो ये n जो है वो कूद के कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। यानी कि ये दोनों ही चीजें, LHS से RHS जा सकते हो आप, RHS से LHS आ सकते हो आप। यानी कि n log m अगर है तो ये n वापस से इसके ऊपर चढ़ सकता है, यानी कि log m टू दी पावर n भी लिखा जा सकता है ये। फिर उसके बाद आप जरा देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि log 2 का वैल्यू आपको पता होता है और आपको log 2 का वैल्यू किस में, किस बेस में, 10 वाले बेस में। log 2 बेस 10 अगर आपको पता है और आपसे कोई पूछे बाबू एक बात बताओ कि log 2 बेस ई क्या होगा, तो ऐसे केसेस में हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं वो जरा देखिए। log m बेस ई है, आप क्या कर लें, 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग जो बेस 10 के वैल्यू में दिया हुआ है, तो आपको क्या मिल जाता है, लॉग बेस ई के टर्म्स में आपको आंसर आ जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, कुछ मैंने वैल्यूज लिख रखे हैं बेस 10 के लिए। तो log 2 बेस 10 याद रखेंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही काम आते हैं। तो 0.301 log 2, log 3 0.477, log 5 0.698 है। 3 डेसिमल तक हम याद रखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ने पूछा कि बाबू बताओ कि ln2 जो है, ln2 जो है ये कितने के बराबर होगा, तो मुझे तो नहीं पता है ln2, मैंने तो याद कर रखा है किसको, log 2 बेस 10 को। तो आपने सीखा है कि log अगर बेस में e रहे तो क्या उसको ln कहते हैं। m की जगह पे क्या है, 2 है, ठीक है, लिखो 2.303 इंटू लॉग बेस 10 और वैल्यू यहां पर क्या लिख दोगे, जो यहां 2 है वही आ जाता है। तो क्या log 2 का वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है सर। तो 2.303 इंटू 0.301 इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये लगभग लगभग 0.693 निकल के आता है। ऐसे भी देख लो ना, 339,326, फिर डेसिमल को इधर उधर करेंगे तो ये 0.693 आता है। तो ln2 को आप याद रखिएगा, ln2 का यूज होता है। क्लास 12th में आप जाएंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, सीआर सर्किट, वहां भी आपको काम आएगा। आप मॉडर्न फिजिक्स जाएंगे, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, वहां भी आपको काम आता है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो ये लॉग के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब कुछ चीज और भी आप समझ लें। मान लीजिए कि किसी ने बोला कि सर मुझे log 4 का वैल्यू बता दो। किसका वैल्यू बता दो, log 4 का वैल्यू बता दो। तो log 4 अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखें, क्या 2 टू द पावर 2 लिखा जा सकता है ये 4 को। तो कैसे, क्या प्रॉपर्टी यूज होगा, जरा देखो ये वाला प्रॉपर्टी कैसे यूज करता हूं मैं। 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा और क्या लिख दूंगा, 2 इंटू लॉग 2 बेस 10। तो यहां से 2 इंटू लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू कितना है, 0.301 वैल्यू निकाल लूंगा मैं, कितना 206, यानी कि 0.602 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं। तो आप मान लो कि log 6 का वैल्यू निकालना चाहते हैं। किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, log 6 का। तो आप कैसे लिखोगे, क्या 6 कैसे आएगा, आपके पास नॉन वैल्यू क्या है, 2 3 वाला आपने याद कर रखा है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या आपने इसको ऐसे लिखा, log 10 2 इंटू 3, क्या अब ये किस वाले फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा, m इंटू एन वाले पे। तो कितना लिख लोगे आप, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। बाकी आप वैल्यूज रख दें, 0.301 प्लस कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, हाँ गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पर ऐसे लिखना है ना आपने, हाँ ऐसे लिखना है, हाँ 0.301 प्लस कितना, log 3 कितना है 0.477। अब ऐड करिएगा, आंसर आ जाएगा आपको सही। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं log के जो आपको याद रखने चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। किस पर,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब ध्यान सुने, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं। अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे कुछ आते हैं, मतलब इस तरीके के सेक्वेंस अगर हो, तो उसका हम सम कैसे निकालते हैं। तो ये वाला जो टर्म है, जो पहला टर्म आपको दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। और आप जरा देखें कि ए में क्या ऐड हो रहा है, डी ऐड हो रहा है, फिर ए प्लस डी में क्या ऐड हो रहा है, ताकि सक्सीडिंग टर्म आपको मिल रहा है, तो डी ऐड हो रहा है। यानी कि आप प्रीसीडिंग मतलब सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि दो टर्म का आप डिफरेंस ले रहे हो, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, कॉमन डिफरेंस। किसी भी दो मतलब कंसेक्यूटिव सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म को उसका डिफरेंस लें, आपको क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो यहां पर आप जरा देखें, a प्लस डी माइनस ए करोगे तो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस d मिलेगा। ओके, देखो मैंने लिख भी रखा है, a को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, d को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इसका मुझे मान लीजिए सम निकालना हो, यानी कि a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, इस तरीके से अगर हो तो उसका मैं सम कैसे निकालूंगा। तो सम ऑफ n टर्म्स जो है, मैं टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म्स लेके चल रहा हूं, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो n टर्म्स है। मतलब n टर्म्स अगर है तो Sn इक्वल्स टू कितने के बराबर बोलोगे आप, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला होता है। हालांकि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन हाँ किसी किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर जो कैलकुलेशंस है उसमें ये यूज आ जाता है। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका कोई यूज हालांकि नहीं है। ओके, तो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जैसे आप एक बार सोच भी सकते हैं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू एन, है ना। तो इन सब का क्या निकालना है, आपने सम निकालना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू एन, है ना। इसके आपने सम निकालने हैं। तो जब आप सम निकालोगे तो जरा देखना, क्या आपने फॉर्मूला सेट कर रखा है, n/2, यानी कि टोटल टर्म्स कितने हैं, n/2 इंटू 2 इंटू ए, फॉर्मूला में बस मैं सेट कर रहा हूं 2a, a की जगह पे कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1, तो 2a हो गया, प्लस क्या है n कितने के बराबर है, तो n के बराबर ही है क्योंकि n टर्म्स है, तो n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 कितना, 1, या आप यहां लो 3 माइनस 2 कितना, 1, 4 माइनस 3 लो कितना, 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का आ गया। चलिए, तो ये 2 प्लस एन माइनस 1, यानी कि क्या n प्लस 1 बनाया, ये अंदर ही अंदर खुद से कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, ये n प्लस 1, यानी कि ओवरऑल ये कितना बनाया, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। आपने क्लास 8 क्लास 9 में ये चीज़ सीखा भी होगा बेसिक मैथ्स के अंदर कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ये है ना, n टर्म्स। अगर n नेचुरल नंबर्स है तो उसके सम कितने के बराबर होंगे, इतने। अगर मान लीजिए 1 से 10 तक आपको जोड़ना हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इन सबको जोड़ना हो तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे। तो जरा देखें, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल में ही काम आता है। आपने अगर मान लीजिए कॉलिशन पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा ये चीज़, है ना। ओके, फिर ग्रेविटेशन में भी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, तो यूज है इसका। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये सब क्या है, जनरल फॉर्म है जीपी का। तो ए आर, आप इसमें देखें कि फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, उसी तरीके से हम जीपी में क्या कहते हैं कि कॉमन रेशियो होता है। क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है फिर से वही, सक्सीडिंग, इस बार डिवाइडिंग बाय प्रीसीडिंग। उसमें क्या था, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग एपी में, तो हम जीपी में क्या कहते हैं, सक्सीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग। यानी कि ए आर डिवाइडेड बाय ए, तो कितना आ जाएगा, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट वाले टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करिए, आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो अब जरा देखना सम कैसे निकालते हैं एन टर्म्स का। ये एस एन बेसिकली क्या कहलाता है, सम ऑफ
एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है सम ऑफ एन टर्म्स को क्या कहते हैं, एस एन कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स है। निकालने का क्या तरीका है, वन इंटू मतलब ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई कितना, वन माइनस आर। ये आपका काम करता है कहीं ना कहीं, मतलब nth कॉलिशन वाले सवालों में, है ना। कॉलिशन में अगर मान लीजिए किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हैं और वो अगर n बार कोलाइड करता है सरफेस के साथ, तो उस केस में आपसे पूछा जाता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए, या टोटल हाइट कवर्ड बता दीजिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बता दीजिए। तो ये सब चीज़ों को निकालने के लिए हम ये फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। अब मान लीजिए इनफाइनाइट टर्म्स, ये किसके लिए था, n टर्म्स के लिए था। और अभी मैं जो ये देख रहा हूं ये वाला आपका किसके लिए था, फॉर n टर्म्स, और ये किसके लिए है, फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। बात समझ आ रही क्या। तो इनफाइनाइट टर्म्स में कितना लिखते हैं, सीधा सीधा सिंपल, a अपॉन वन माइनस आर, a अपॉन वन माइनस आर। लेकिन r क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, वन से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन से कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि r ग्रेटर देन वन हो जाएगा, r ग्रेटर देन वन हो जाएगा, तो उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो इन्फिनिटी पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, इन्फिनिटी पकड़ लेता है। हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती। किसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है अगर आपका कॉमन रेशियो लेस देन वन है, तो आप क्या लगा दे, फॉर्मूला a अपॉन वन माइनस आर। सही। अब आपके सामने सवाल मैंने रखा है, एक बार खुद से इसको ट्राई करेंगे, स्क्रीन को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखें। तो देखिएगा क्या इनफाइनाइट टर्म्स है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट, a का वैल्यू कितना है, वन, तो वन, मतलब एक बार फॉर्मूला चलो मैं पुट कर देता हूँ, a अपॉन वन माइनस आर। तो a की जगह पे कितना है, वन है, वन माइनस आर, कॉमन रेशियो आपको पता करना पड़ेगा। तो सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, हाफ अपॉन वन कितना होगा, हाफ ही तो आएगा। वन बाय फोर अपॉन वन बाय टू कितना आएगा, हाफ ही तो आएगा। यानी कि कॉमन रेशियो कितने का चल रहा है, हाफ का चल रहा है। यानी कि ये ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो वन बाय कितना, ये वन बाई टू, यानी कि ओवरऑल कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, टू हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। सबसे पहले आप एंगल, रेडियस और आर्क लेंथ के बीच का रिलेशन देखें। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हो जाती है जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि बताओ ये अगर कोई एक आर्क है जो कि 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, रेडियस r है, तो बताएं कि ये आर्क लेंथ कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी मतलब मुश्किल होता है बताना, तो वो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं और सीखने की कोशिश करिएगा। हम क्या कहते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस कितना ले रखा है, आर, आर्क लेंथ को मैंने एल माना हुआ है, थीटा क्या है अपना, एंगल है। तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, तो एल इक्वल्स टू कितना, आर थीटा, बशर्ते कि एक चीज ध्यान रहे, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इसका आप मतलब कंफर्म करेंगे, है ना। अब कुछ कुछ चीज़ें आप पहले सीख लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वन राइट एंगल कितने के बराबर होता है अपना, 90 डिग्री। वन डिग्री कितने के बराबर, 60 मिनट्स। वन डिग्री कितना, 60 मिनट। यानी कि जो आप एक मिनट देखते हैं, एक मिनट बेसिकली एक डिग्री का कितना भाग है, 60वां भाग है, 60 भाग है ना। तो ये हम कहते हैं वन डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो एक सेकेंड में कितना डिग्री होगा वो भी यहाँ से निकाला जा सकता है। यानी कि एक सेकेंड में क्या, वन मिनट बाय 60, यानी कि वन बाय 60 ऑफ वन मिनट, यानी कि वन डिग्री बाय 3600 आ जाएगा। एक सेकेंड में एक डिग्री का 3600वां भाग। समझ रहे हो कितना कम है, बहुत ही कम है ना। अब जरा ध्यान सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन। यानी कि 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो एक डिग्री में कितना होगा, तो पाई बाय 180 रेडियन होता है। जैसे अगर आपको कभी इसके नीचे ही आप लिख लेना 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन आपने लिखा है, इसके बाद ही आप लिखें कि 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाय 180
रेडियन आ जाता है। ये कितना आ जाता है? 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन आ जाता है। अगर कभी आपको x डिग्री निकालना हो, मान लीजिए 10 डिग्री में कितना रेडियन, या 20 डिग्री में कितना रेडियन, या 15 डिग्री में कितना रेडियन, ऐसे अगर निकालने हो तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूँगा? π/180 इंटू क्या? x। क्लियर है? ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में कन्वर्ट हो गया। जैसे कुछ कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 0 डिग्री में कितना रेडियन? तो 0 यहाँ पुट करो, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना यार। तो 0 रेडियन के बराबर। 30 डिग्री जरा देखें, यहाँ 30 180, 30 को 180 से डिवाइड करो, कितना होगा? ये 6 में काटेगा, तो ये π/6। फिर उसके बाद 45 डिग्री देख लें, तो 45 डिग्री में कितना रेडियन? तो π/80 1 इंटू 45, 45 4 जा 180 होता है, यानी कि π/4 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आप समझ लें कि 60 डिग्री में कितना? 60 यहाँ डालें, 60 180 को कितने में काटेगा? 3 में, यानी कि π/3 है ना। 90 डिग्री आप देख लें, तो 90 डिग्री यानी कि कितना? π/180 इंटू 90 कर लो, यानी कि कितना दे जाएगा ये? π/2। तो ये चीज़ें कम से कम आपको याद रहना चाहिए। 0 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? 0 रेडियन के बराबर। 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? π/6 के बराबर। 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? π/4 के बराबर। 60 डिग्री π/3 रटा हुआ होना चाहिए। 90 डिग्री π/2 रटा हुआ होना चाहिए, है ना। तो ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। इसके बाद आप नीचे ऐसे करके लिख लें जैसे मैंने लिखा है। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। एक बार खुद से ट्राई करें, स्क्रीन को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, और फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को देखें। देखना आप क्या कहता है। ट्राई किया ना आपने? देखो अब वो आपसे। अच्छा चलो देखो। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 36,000 किलोमीटर। कितना बोल रखा है यार? 36,000 किलोमीटर। एंड इट्स डायमीटर ये है, डायमीटर ये है यार, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 42 डिग्री, 42 मिनट है, डिग्री नहीं है, 42 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ ऑब्जर्वर हो सकता है, और यहाँ पर ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 42 मिनट। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। समझ रहे बातों को? द डायमीटर ऑफ द मून, यानी कि क्या पूछ रखा है ये आपसे? ये जो डायमीटर होगा मून का वो कितना होगा, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 36,000 नहीं, और एक जीरो है यार, इतना किलोमीटर दिया हुआ है। बात समझ आ रही क्या? यानी कि आप सोचो क्या रिलेशन लगाओगे। तो क्या ये 42 मिनट जो है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। यानी कि अगर आप इस एंगल को काफ़ी छोटा कर दो तो बेसिकली जो इसका आर्क लेंथ है, क्या वही डायमीटर है? जो आर्क लेंथ है वही इसका क्या होगा? डायमीटर। क्योंकि आप इसको ऐसे देखो ना, इसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, यानी कि ये एंगल जैसे जैसे ये छोटा होते जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल अभी 42 मिनट है, ये छोटा होता गया, मतलब काफ़ी एंगल अगर छोटा है, छोटे एंगल के लिए क्या ये जो डायमीटर है वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? ये आर्क की तरह बन जाएगा। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, मैं आपको बता पाऊँ तो यहाँ देखो, ये एंगल को अगर मैं काफ़ी छोटा कंसीडर करता हूँ तो, काफ़ी छोटा कंसीडर करता हूँ तो ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, यानी कि आर्क लेंथ के बराबर बन जाएगा ये जो इसका डायमीटर है। कहने का मतलब आपने जो रिलेशन यूज करना है वो यही वाला रिलेशन यूज करना है, L इक्वल्स टू आर थीटा के बराबर। यानी कि L का वैल्यू क्या है? D है। L का वैल्यू क्या है? D है। और यहाँ R कितना हो गया? ये 36,000। मतलब आप क्या करेंगे, ये आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो रेडियस की तरह काम करेगा आर्क का। समझना पड़ेगा यार। तो 36, ये 40 है ना ये, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 42 मिनट। और आपने क्या कहा था? थीटा मस्ट बी इन रेडियन। यानी कि 42 मिनट, 42 मिनट, तो एक मिनट में कितना? एक मिनट में कितना? 1 डिग्री में 60 मिनट, तो एक मिनट में कितना डिग्री?
1 डिग्री बाय 60, यानी कि 42 मिनट है। तो 1 मिनट में कितना होता है? तो 1/60 डिग्री। अभी ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, नहीं समझ आता है तो यहाँ देखो, 42 मिनट बराबर क्या? 42 इंटू 1/60। क्या ये अभी डिग्री में आया है? ये अभी डिग्री में आया है। तो 1 डिग्री में मैंने अभी बताया आपको 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन? पाई/180 रेडियन। तो इतने डिग्री में कितना रेडियन? तो क्या इसको आप पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हो? अरे है कि नहीं है? पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हो। अब देखना, d इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हुआ, ये 0 ये 0 खत्म कर लिया मैंने। अब देखना कितने के बराबर आ रहा है? कैलकुलेशन थोड़ा सा है यार। 3600 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 18 और पाई को रखिए 22/7, 22/7। अब इसके बाद देखें कितना आ रहा है यार ये? हाँ 6 काटेगा 7 में, 7 काट लेगा इस 7 को, यानी कि 18 काटेगा इसको 2 में, 18 काटेगा इसको 2 में, यानी कि 200 इंटू 22, यानी कि कितने के बराबर हो गया यार? 4400 किलोमीटर। किसमें था ये वाला डेटा? 360,000 किलोमीटर। तो ये 4400 किलोमीटर, ऐसे कोई आंसर? हाँ, तो ए सही। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सवाल को समझना पड़ेगा। तो आपने देखा कि मैंने मिनट को भी यूज करा, डिग्री को भी मैंने यूज करा, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी था। ये ऐसे ऐसे सवाल आपको दिखते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। जब आप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको टेलीस्कोप के अंदर ऐसा सवाल दिखता है। समझ में आ रही बात क्या? हालांकि अभी रिसेंट टेलीस्कोप को सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, अब ये आपका टर्न है। आप कोशिश करिएगा, सवाल अच्छा है, करने की कोशिश करिएगा और कमेंट को अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा जो भी आपके आंसर्स आए। तो एक बार सवाल को पढ़िएगा, घड़ी का सवाल है, कोशिश करिएगा और बताइएगा जरूर। आते हैं इस पे, जरा देखें। टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ एंगल थीटा है आपका, तो आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो परपेंडिकुलर किसको कहते हैं यार? ऐसा नहीं कि ये ऐसा वाला परपेंडिकुलर, नहीं, थीटा के सामने जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ऐसे याद करेंगे, थीटा के सामने वाला जो साइड है वो अपना परपेंडिकुलर होगा। तो आप थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो अपना हाइपोटेनियस है। तो रिलेशन देखें इन तीनों में, एच स्क्वायर बराबर कितना होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही। साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कैसे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो पी बाई बी। और पी बाई बी देखो अगर बहुत ध्यान से, तो क्या ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है? रेशियो लो ना, तो पी बाई बी आएगा। पी बाई बी कब आएगा? जब साइन बाई कॉस करते हैं। तो टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो कॉसेक थीटा इसी तरीके से क्या हो जाता है? एच बाई पी कह लेते हो, यानी कि कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है। तो बस वही अपना सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही बेसिक चीज है। अब आ जाइए, ऐड टू मेमोरी फॉर क्वाड्रेंट रूल। क्या है क्वाड्रेंट रूल? तो वो समझें। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का क्या साइन होता है, कॉस का साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन का साइन क्या होता है, साइन का साइन क्या होता है, कॉस का साइन क्या होता है, ऐसे सवालों को डील करने के लिए। जैसे साइन पाई माइनस थीटा, मान लीजिए आपने कुछ एंगल देखा साइन 120 डिग्री, इसका वैल्यू आपको किसी ने पूछा, तो साइन 120 डिग्री कैसे निकालोगे, साइन 150 डिग्री कैसे निकालोगे? तो इन सब का जवाब है ये क्वाड्रेंट रूल्स, है ना। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलता है इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैं जाता हूँ। किस सेंस में जाता हूँ मैं? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टीचर बहुत सारे तरीके बताते हैं, बहुत सारे बुक्स में बहुत तरीके दिए हुए हैं। जो मेरा तरीका है याद करवाने का, बच्चों को मैं जो याद करवाता हूँ वो कुछ ऐसा, तो जरा देखें।
इसमें क्या, ए मतलब ऑल, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो याद कैसे करें, आओ सनम तुझे कॉफी पिलाएं, आओ सनम तुझे कॉफी पिलाएं, पिलाएं इज द सेंटेंस फिलर और कुछ नहीं। तो आओ मतलब ऑल, सनम मतलब साइन, तुझे मतलब टैन, कॉफी मतलब कॉस। यानी कि अब शुरू करें, आओ सनम तुझे कॉफी पिलाएं, तो आओ फर्स्ट में आ गया, सनम साइन सेकंड में आ गया, तुझे थर्ड में आ गया, कॉफी फोर्थ में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट ये है तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होंगे। अब जरा थोड़ा सा एंगल देख लो आप, यहाँ का एंगल 0 है, 0 डिग्री, यहाँ का आपका है 90 डिग्री, या फिर क्या कहते हैं इसको, अभी आपने सीखा π/2। और फिर यहाँ पर आ जाओ, इसको हम क्या कहते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या कहते हैं, 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन। फिर इसको क्या कह लेते हो आप, 3π/2, कितना कह लेते हो 3π/2। और 3π/2 देखोगे तो कितना, π/2 कितना होता है 90, 90 इंटू 3 कितना 270 डिग्री, सही। और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2π आ जाएगा। बस 0 में π/2 ऐड करिए, यहाँ पहुँचे, π/2 में फिर से π/2 ऐड करिए तो पाई यहाँ पहुँचे, पाई में फिर से π/2 ऐड करिए तो 3π/2 यहाँ पहुँचे, 3π/2 में फिर से π/2 ऐड करिए, कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। इतना बात समझ आता है सर, बिल्कुल। अगर कभी भी एंगल ऐसा दिया हो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस कहने का मतलब है, 90 माइनस कहने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस कहने का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस कहने का मतलब है, यानी कि पाई माइनस कहने का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस कहने का मतलब है पाई में कुछ ऐड हो रहा है एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस कहने का मतलब है, 3π/2 माइनस कहने का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस कहने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π माइनस कहने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π प्लस कहने का मतलब है वापस से क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऐसे चलता है यार, बात समझ आ रही क्या। तो जरा देखें, समझें, कभी आपको पूछता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा, पाई कहाँ है, पाई कहाँ है, यहाँ है, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरे, सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन का साइन क्या होता है, साइन क्या होता है पॉजिटिव, समझ रहे हो ना। ये सारा वैल्यू क्या बता रहा है, पॉजिटिव होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे साइन पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ है, माइनस थीटा करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरे, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, साइन का, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है अपना, पॉजिटिव होता है ना, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आप लिखोगे पॉजिटिव और क्या लिखोगे, साइन थीटा। एक बात याद रहे, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कभी चेंज नहीं होता, वो वैसा ही रहता है, क्लियर है, ओके। साइन पाई प्लस थीटा की बात करते हैं, तो साइन पाई प्लस थीटा करोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाके गिरोगे तुम, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, टेन का है। और देख किसको रहे हो तुम, साइन को देख रहे हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है, कैसे आपको पता चला कि सर थर्ड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि पाई प्लस आपने लिखा है, तो पाई प्लस यानी कि 180 डिग्री से थोड़ा ज्यादा एंगल, तो 180 डिग्री से ज्यादा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, 10 का है, तो साइन को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे, क्लियर है। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, अब तो ये पता चलता है, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो कॉस आप देख रहे हैं किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, साइन का है, तो कॉस को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ये क्या, माइनस कॉस थीटा। मैंने बार बार आपसे कहा है, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, ओके। तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया। कॉस पाई प्लस थीटा आप जरा देखना, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका है, 10 का, तो कॉस को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया।
यानी कि कॉस जो है वो सेकंड में भी थर्ड में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड में। सेकंड किसका इलाका, साइन का, तो टेन को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। फिर टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा करोगे तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेन थीटा। तो ऐसे करते हैं यार, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब जब भी पाई बाई टू प्लस थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा का केस होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। कैसे, तो साइन होगा कॉस में चेंज, कॉस होगा साइन में चेंज, टेन होगा कॉट में चेंज, कॉट होगा टेन में चेंज। तो साइन का भाई कॉस, कॉस का भाई साइन, टेन का भाई कॉट, कॉट का भाई टेन। अरे है कि नहीं है, ऐसे करते हो आप। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरे, पाई बाई टू वाला ये लाइन है, पाई बाई टू में से कुछ एंगल कम कर रहे हो, 90 में से कुछ एंगल कम कर रहे हो, किस क्वाड्रेंट में गिरोगे, फर्स्ट। फर्स्ट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑल पॉजिटिव। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और ये क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहाँ देखें, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरे, पाई बाई टू से प्लस करोगे, 90 से प्लस कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसको देख रहे हो, साइन को, तो साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव तो होगा लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा। अब देखो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, आंख बंद करके पॉजिटिव ही होना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दो क्योंकि कॉस साइन में चेंज होता है और साइन कॉस में चेंज होता है। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिर गए, सेकेंड में। तो सेकेंड में कॉस क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड किसका इलाका है, साइन का है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस किस में कन्वर्ट करना है आपने, साइन में। टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा फिर से पॉजिटिव होगा, और टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में कन्वर्ट होता है। टेन पाई बाई टू प्लस प्लस टेन पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का है, तो आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव होना पड़ेगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है, तो ऐसे आप करते हैं क्वाड्रेंट रूल को फॉलो, समझे। तो ये सब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ऐसे आपने ध्यान रख लेना है। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए देखिए। अब ये कुछ कुछ एंगल है, आपने बचपन में भी सीखा है, तो आप एक बार देख लें इसको कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 पूछता है तो हाफ होता है, साइन 37 पूछता है तो ये 3/5 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 53 4/5, साइन 62 3/2, साइन 91। सही। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ 37 वाले के लिए, ये थोड़ा सा आप कहीं आप ऐड ऑन कर लेना। देखो आपने ऐसे याद करना है, पहले यहाँ 37 लिख दो, क्या लिख दो, 37 लिख दिया। यहाँ लिखना है आपने, यहाँ से शुरू करना है, परपेंडिकुलर से शुरू करना है, 3, 3 के बाद क्या होता है, 4, तो 4 ऐसे जाना है, इधर नहीं लिखना। 3 4 5 लॉजिकल भी है क्योंकि हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा लेंथ है वो यही है, इसलिए 5 ये होगा। तो 3 4 5 ऐसे ही शुरू करना है ऊपर से, 3 4 5 3 4 5। अब लिखो साइन 37, सिंपल है, बहुत सिंपल है। साइन 37 P/H, कॉस 37 B/H, टेन 37 आराम से लिख लोगे, P/B 3/4, या साइन बाय कॉस लिखोगे तब भी आएगा। अगर ऐसा कर लिए हो तो अब यहां 53 लिखो। क्या, पहले आप साइन ले लो, साइन 53, साइन 53 क्या इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाता है, परपेंडिकुलर ये बन जाता है, तो आप क्या बोलेंगे 4/5। कॉस 53 क्या बोलोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। टेन 53 क्या बोलोगे 4/3। ऐसे करते हो ना तुम,
तो आपने 37 को याद करना है, फिर उसके बाद 53 यहाँ लगा देना, तो ऑटोमेटिक आप सारे एंगल को याद कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है, आप इसको याद रखें। सही, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप अपने कॉपी में जरूर नोट करें। चलिए अब देखते हैं जो अभी हमने सीखा उसके बेसिस पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। तो जरा देखना 120 डिग्री को मैं कैसे 180 या 90 में लिखूं। 120 डिग्री 180 में से कितना प्लस तो कर नहीं सकते, तो 180 में से कितना माइनस करोगे, तो साइन 180 माइनस कितना करेंगे 60 डिग्री, तभी तो ये साइन 120 आएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा का केस है ये, तो कहने का मतलब क्या रहेगा, ये साइन ही रहेगा। क्या पाई मतलब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरा, सेकंड में, अभी मैंने बताया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वाला वैल्यू जो होगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा, और कितना होगा साइन 60। साइन 60 कितना होता है √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू याद रखिएगा √3/2 होता है। कॉस 120 पे चलते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने 90 + 30 क्यों नहीं लिखा, लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे साइन 90 + 30, तो साइन 90 + 30, साइन 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और क्या साइन बदल जाता है कॉस में, तो क्या लिखेंगे कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से भी देखें साइन, मतलब ये 180 वाला केस थोड़ा ज़्यादा सिंपल होता है, इसलिए मैं 180 से चलूंगा। हालांकि आपको मैं 90 वाला भी केस बता देता हूँ अभी अगले सवालों में। कॉस 120 यानी कि कितना, कॉस 180 माइनस कितना करोगे 60, तो 180 माइनस 60 वापस से सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है, तो कॉस को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव कितना हो जाएगा, ये कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो कॉस 120 कितना होता है, माइनस हाफ होता है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, ये वाला डेटा बहुत जरूरी। कॉस 120 कितना, माइनस हाफ। ओके, साइन 150, कोई बच्चा बोलेगा सर सिर्फ पाई बता रहे हो, आप 90 लेके बताओ। बिल्कुल बताऊंगा बाबू। तो देखो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अरे लिख पाएंगे बिल्कुल। तो क्या साइन 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में गिर गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन कन्वर्ट किस में हो जाता है, कॉस में। तो क्या लिखोगे कॉस 60। कॉस 60 होता कितना है सर, हाफ। बिल्कुल सही सर। इसी तरीके से चलो आपको मैं 180 में भी बता देता हूँ। क्या लिखोगे साइन 180 माइनस, साइन 180 माइनस 30, तभी तो 150 आएगा। तो 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो हाफ ही तो आया। तो ऐसे कर सकते हो। फिर कॉस 150 देखो, कॉस 150 देखो, कॉस कितना लिखें 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में किसको देख रहे हो, कॉस को देख रहे हो। कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो हुआ, लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। जैसे साइन कॉस में चेंज होता है तो कॉस साइन में चेंज होगा। तो माइनस साइन 60, साइन 60 कितना होता है यार √3/2, यानी कि ये वैल्यू दे देगा -√3/2। तो ऐसे लिख रहे होते हैं। सही, तो इसको भी, इन चारों डेटा को आप याद रख लें तो बहुत बढ़िया है। सही ना। चलिए आगे बढ़ें क्या। ओके, चलिए कुछ फार्मूलेज हैं तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, देखते रहिएगा। साइन A + B कितना होता है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। साइन A माइनस बी, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। बस इसमें एक नेगेटिव लग जाता है। cos A + B तो पहले cos ही आता है, जैसे इसमें साइन cos ऐसे आता है ना, तो cos वाले में cos A + B के एक्सपेंशन में क्या आता है, cos A cos B माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, याद रखिएगा। माइनस साइन A साइन B, यहाँ cos A माइनस B है तो बीच में अब क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा, cos अपने साथ ही आता है, cos के साथ ही आता है, लेकिन साइन के साथ ऐसा नहीं है, कोई एडजस्ट कर लेता है। साइन के साथ cos भी आ जाता है, लेकिन cos के साथ सिर्फ cos ही आता है, इसको ध्यान रखेंगे। साइन 2 थीटा कितना इंपॉर्टेंट, रेंज वगैरह कैलकुलेशन में। साइन 2 थीटा कितने के बराबर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा कितने के बराबर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी शायद आपको ये भी जरूरत पड़ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितने के बराबर होता है यार, 1। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट। तो इसको और एक फॉर्मूला दिया जा सकता है, कितना, कि साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर माइनस को बाहर निकालो, साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिखोगे,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर भेजो, कितना बनाएगा ये ओवरऑल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे हो ना मैंने क्या करा है, यहाँ माइनस था तो माइनस लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये माइनस यहाँ था, माइनस माइनस अंदर गया, माइनस माइनस प्लस बनाया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, है ना। चलिए 1 प्लस कॉस थीटा, ये हाफ एंगल इंपॉर्टेंट है वेक्टर से लेके हर जगह। 1 प्लस कॉस थीटा कितना लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा कितना लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रखिएगा इसको, कहीं ना कहीं डेरिवेशंस वगैरह में ये काम आ जाते हैं। क्लियर है, ओके। जैसे साइन 15 डिग्री है, तो साइन 15 डिग्री कैसे निकालूंगा मैं सर। आप बहुत ध्यान से देखें, इसकी जरूरत पड़ती है रेंज कैलकुलेशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में इस डेटा की जरूरत पड़ती है। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपको कहाँ रेंज में आ जाता है। एक बार जेईई मेंस वाले ने इस पर सवाल भी पूछ लिया था, है ना। रेंज के कैलकुलेशन में ये चीज़ याद आता है आपको। तो साइन 45 माइनस 30, क्या ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पर है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन ए यानी कि ए की जगह पे कितना है, ए ये है आपका, बी ये है, तो साइन ए साइन 45 कॉस बी कॉस 30, बीच में माइनस, फिर क्या होता है कॉस ए कॉस 45, फिर क्या साइन बी, है ना। ऐसे करते हैं। तो कॉस 30 कितना, चलो ये एक बार लिख देता हूँ, 1/√2, ये कितना √3/2, याद होना चाहिए ये डेटा, 1/√2। साइन 30 कितना हाफ, कितने के बराबर आ गया ये, √3 माइनस 1/2√2। डेटा याद होना चाहिए। क्लियर है, ओके। अब देखना कि cos 75 डिग्री की अगर बात करते हैं, cos 75 डिग्री की बात करते हैं, कैसे लिखोगे, cos 45 प्लस 30, ये a हो गया, ये b हो गया। क्या इसके ऊपर तोड़ देंगे cos a प्लस बी पर, कोशिश करिएगा, आपने करने हैं ये। फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड हो गया। अब मैं थर्ड आपको बता लूं, तो देखना थर्ड क्या है, साइन 74 डिग्री। आप बहुत ध्यान से देखो, तो क्या ये साइन 2 इंटू 37 डिग्री है, अरे यही तो है। क्या ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे टूट जाएगा, यानी कि 2 साइन 37 कॉस 37। क्लियर है, यानी कि 2 इंटू साइन 37 कितने के बराबर था, 3/5, कॉस 37 कितना था, 4/5, कितने के बराबर आ गया, 2 3 6 24, 24/25। क्लियर है। चलिए क्या इसी तरीके से 106 यानी कि 4 कॉस 106 डिग्री है, क्या इसको आप क्या लिख लेंगे, कॉस 2 इंटू कितना है ये 53 डिग्री। क्या किस फॉर्मूला पे सेट होगा ये, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूला पे। तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आंसर, बराबर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज जरा देखें, काम का चीज है, सीखेंगे। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। समझ गए बातों को। चलिए अब अगर मान लो कि ऐसा कुछ चीज है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c, इसका आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी कांस्टेंट है उसमें प्लस करेंगे किसका, cos के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, ओवर रूट लगाएंगे, यानी कि c प्लस ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम के केस में यहाँ प्लस आएगा, और मिनिमम के केस में ये बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्लियर है, बस यही ध्यान रखना है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं आप जब फ्रिक्शन पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन में एक सवाल में ये यूज होगा कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, सही ना। तो ये आपको काम आता है फ्रिक्शन के अंदर। अब जैसे ये सवाल है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, तो यहाँ पर देखें
किसी को भी a माने तो a की जगह पे कितना है आपका 7, b की जगह पे कितना है आपका 24, c की जगह पे आपका कितना है, कुछ नहीं है तो 0। तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो कितना कितना होता है मैक्सिमम, c प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, तो c तो है ही नहीं, तो 7 का स्क्वायर होगा प्लस 24 का स्क्वायर करें, सही ना। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ओवर रूट ऑफ, एक नेगेटिव भी तो आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे प्लस 24 का होल स्क्वायर करोगे। तो ये देखना कैलकुलेशन क्या देता है आपको, एक बार देखना तो ये कितना आ रहा है, कितना 24 एक बार तुम खुद से करना, अपना अपना कैलकुलेशन है यार, तरीका है। 480 96 576, तो 49 इसमें ऐड करो, 15 12 625, यानी कि ये 625 आता है। कहने का मतलब ये कितने के बराबर आ जाएगा यार, 25 के बराबर आएगा। कितना आ जाता है ये 25, और ये कितना आ जाएगा -25। तो आंसर्स अपने कौन से हैं 25 एंड -25, तो ये कह लेते हैं यार, है ना। तो ये बस ध्यान रखने हैं कि कैसे मैं कर पा रहा हूँ। ओके चलिए, अब कुछ कुछ ग्राफ है यार, तो ग्राफ को आपने ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं ग्राफ आपके, है ना। ओके तो जरा देखें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और इसको स्ट्रेट लाइन में भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का। ग्राफ इसका कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर है, x का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, y का भी हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। y का हाईएस्ट डिग्री 1, x का हाईएस्ट डिग्री 1, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन देगा आपको। क्लियर है। तो m को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, तो स्लोप कितना लिखते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा। c को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं, और थीटा यहाँ पर क्या कहलाता है, स्लोप एंगल। कोई स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से मेनली एंगल लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप एंगल कहते हैं। ओके आपने कुछ कुछ ध्यान रखना है कि अगर आप y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ग्राफ को कैलकुलेट करने का, स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे कैलकुलेट करें, तो एक बार x का वैल्यू 0 पुट करें और y को देखें। x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार y का वैल्यू 0 पुट करें और x का वैल्यू देखें, तो y का वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें, तो x का वैल्यू निकालोगे तो 0/m कितना देगा, 0। कहने मतलब ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन जो पास होगा वो कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से पास होगा, हमें ये चीज बताता है। क्लियर है। ओके यानी कि एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कभी भी अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए, कोई पूछता है कि y इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कि y एक्सिस को ग्राफ कहाँ काटता है। कोई बोलता है x इंटरसेप्ट, कहने का मतलब x एक्सिस को ग्राफ कहाँ काटता है। तो y इंटरसेप्ट का मीनिंग है कि जब जहां पर x का वैल्यू 0 हो वो देगा आपको y इंटरसेप्ट। अगर x का वैल्यू आप 0 कह रहे हैं, x का वैल्यू 0 कह रहे हैं तो y इंटरसेप्ट आता है, और अगर y का वैल्यू 0 आप कहते हैं तो वहां x इंटरसेप्ट आता है। तो मैंने लिखा भी है, टू फाइंड y इंटरसेप्ट x इक्वल्स टू 0, टू फाइंड x इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपने। तो y इक्वल्स टू mx जब भी दिखे तो ग्राफ ऐसा ही पास करेगा या ऐसा पास कर सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, डिपेंड्स ऑन द स्लोप। अगर पॉजिटिव है स्लोप तो ऐसा आएगा ग्राफ, और अगर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा चलता है। क्लियर है। ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए एक्यूट एंगल होगा, थीटा अगर लेस देन 90 होगा, थीटा अगर लेस देन 90 होगा, कहीं आप मेंशन जरूर कर लें, थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए
स्लोप होगा आपका पॉजिटिव, स्लोप होगा आपका पॉजिटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप होगा नेगेटिव, और अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो स्लोप आ जाता है अनडिफाइंड। क्लियर है? अनडिफाइंड। ये ध्यान रखना है, समझ रहे हो बातों को। और थीटा कहां से मेजर करते हैं? मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये चीज आप कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो बातों को। इन सब चीजों को ध्यान रखना है आपने। अब देखो y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर स्लोप पॉजिटिव ले रहे हैं और आपको कुछ इंटरसेप्ट आपको मिल रहा है, मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो ये +3 ऊपर जाके +3 यूनिट ऊपर जाके ग्राफ को काट लेगा। x को कहाँ काटेगा? तो y का वैल्यू 0 कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा कितना? -3/2। यानी कि x एक्सिस को कहाँ काटेगा? -3/2। तो ओरिजिन से लेफ्ट में ही तो ही आएगा -3/2। बस अब ऐसे करके मिला दीजिए, इतना ही है, सिंपल है। यानी कि x का वैल्यू 0 करते हैं तो y का वैल्यू मिलता है, यानी कि कितना? 3। तो ये 3 यहाँ आएगा, -3/2 यहाँ आएगा, लाइन से मिला दीजिए। कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0,3, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3/2, 0। ऐसे ग्राफ बना लेते हो आप, है ना? ओके। इसी तरीके से आप देखें कि अगर m पॉजिटिव हो, देखो लाइन अगर ऐसे झुका हुआ है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, लाइन अगर ऐसे झुका हुआ है तो स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर m अगर पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव है, तो आप देखो ये इंटरसेप्ट c क्या बताता है? y इंटरसेप्ट को बताता है। c क्या बताता है? y इंटरसेप्ट को बताता है। तो c यहाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को काट रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझें तो y इक्वल्स टू 5x -2, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना? -2। तो कहाँ होगा y का वैल्यू -2? यहाँ पर होगा, है ना? तो ऐसे करते हैं। और x का कोफिशिएंट क्या? पॉजिटिव है, तो स्लोप हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो एंगल ऐसा ही बन रहा होगा, कभी भी ऐसा नहीं जा सकता ये, है ना? बहुत ही लॉजिकल है। ओके, देन यहाँ पर आए y इक्वल टू -mx प्लस सी। इस बार इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ है, स्लोप नेगेटिव है तो क्या ग्राफ ऐसे झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो क्या बनाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री ना, तो ये ऐसे ग्राफ आएंगे। इसको भी, ये भी एक चीज है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? ये भी स्ट्रेट लाइन का ही एक इक्वेशन है। सही, बाकी चीज मैंने आपको बता रखा है कि कैसे क्या निकालते हैं। ग्राफ निकालने का तरीका बस यही है कि y इंटरसेप्ट फाइंड कर लीजिए, यानी कि x को 0 पुट करिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट बना लेंगे आप। फिर x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, यानी कि y का वैल्यू 0 करिए, x का वैल्यू निकालिए, और दोनों पॉइंट को ग्राफ पर डिपिक्ट कर दीजिए और स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। यही ग्राफ बनाने का एक सिंपलेस्ट तरीका है ना? ओके, आगे बढ़े, चलिए। अब देखना y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, क्या है ये? पैराबोला यहां से बनता है। जब भी x का हाईएस्ट डिग्री 2 आ जाए, x का हाईएस्ट डिग्री, याद रहे x का हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा, तभी ये पैराबोला को फॉर्म करता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या बनाता है? पैराबोला को बनाता है। और अगर a ग्रेटर देन 0 है और b एंड c नॉन जीरो है, तो ऐसे केसेस में आपके जो ग्राफ आते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होते, एसिमेट्रिकल होता है ग्राफ। यानी कि y और x आप देख ही रहे हो, y के इधर पोर्शन कम है, इधर ज्यादा पोर्शन है, क्या मतलब? एसिमेट्रिकल ग्राफ है, यानी कि पैराबोला जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमिलरली अगर ध्यान रखेंगे क्या कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉनकेव अप खुलेगा, क्या खुलेगा? कॉनकेव अप खुलेगा। और अगर a लेस देन 0 होगा तो कैसा खुलेगा? कॉनकेव डाउन खुलेगा। बस ये ध्यान रहे कि ये सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं जाता, ये सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं जाता।
सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं चाहता, क्योंकि ए लेस देन जीरो है इसलिए कॉन्केव डाउन खुल रहा है, बी एंड सी नॉन जीरो है इसलिए सिमेट्रिकल ये नहीं है। देन उसके बाद जरा देखें, अगर बी नहीं है सी नहीं है, यहां पर क्या आप लेके चल रहे हैं, बी भी जीरो है और सी भी क्या है तुम्हारा जीरो है, तो ऐसे केसेस में जो ग्राफ बनेंगे वो ऑरिजिन को टच करता हुआ कॉन्केव अप खुलेगा। कॉन्केव अप खुलने का तरीका है, ऊपर की तरफ ओपनिंग होने का तरीका ये है कि ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, पैराबोला खुलेगा कॉन्केव अप। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउन पैराबोला खुलता है, सही ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपने। ओके चलिए, अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट, एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट, अगर एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तुम्हारा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x जाता है और ऐसे केसेस में ग्राफ आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते हैं। तो क्लास 12th में इन सब वेरिएशंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट, तो ग्राफ कैसे चलता है, ऐसा, इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि हाइपरबोलिक ग्राफ है ये। फिर उसके बाद अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, जब भी ऐसा दिखे, आपने ग्रेविटेशन में भी आप पढ़ोगे या आपने पढ़ा भी होगा कि अगर मान लो आप ग्रेविटेशनल फील्ड देखा करते थे तो कैसे हुआ करता था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर एक पॉइंट मास की वजह से अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं तो E इक्वल टू क्या लिखते थे, gm बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से वैरी करता था, तो E और x के बीच कैसे प्लॉट होता था उसका, ऐसा, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सर इस दोनों ग्राफ में क्या अंतर है, अगर ऐसा प्रोपोर्शनलिटी है और ऐसा प्रोपोर्शनलिटी है तो क्या अंतर है ग्राफ में, तो दोनों हाइपरबोलिक ही बनते हैं, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो ये थोड़ा और ऑरिजिन के क्लोज होगा, एक्स क्यूब होगा तो और भी ज्यादा ऑरिजिन के क्लोजर आएगा ग्राफ, सही ना। जितना पावर बढ़ता जाएगा नीचे उतना ही वो ऑरिजिन के क्लोजर आता जाएगा, बस ये पॉजिटिव वैल्यू होने चाहिए। क्लियर है, यानी कि x का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये क्लोजर आता चलेगा और ग्राफ हाइपरबोलिक होता रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। अब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का जो ये ग्राफ है इक्वल टू 1 का, तो वो क्या बनता है, इलिप्स बनता है। क्या बनता है, इलिप्स बनता है। तो इलिप्स में बेसिकली हम क्या कहते हैं, कुछ कुछ चीज है, ये भी आपको ग्रेविटेशन में ही ज्यादातर काम आता है, आपको एसएचएम में भी काम आ जाता है। तो ये पूरा पूरा ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इलिप्स है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इलिप्टिकल है, जैसे आलू का शेप होता है ना। ओके, तो यहां से यहां तक का जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस लेंथ, मेजर एक्सिस लेंथ। और ये वाला जो पूरा पूरा यहां से यहां तक है उसको हम क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस लेंथ। तो ये पूरा होता है कितने के बराबर, मेजर एक्सिस जो है वो 2a के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है यार, ये 2a के बराबर होता है, लेंथ इसका 2a होता है। और माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, 2b के बराबर होता है। अब इलिप्स में दो फोकस होते हैं जिसे फोसाई कहते हैं, एक यहां पर, तो इसका हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट a,0। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, बी को क्या कहेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है। तो ई आपका कैसे डिफाइन किया जाता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स भी होता है जब आपका बी का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा ए के वैल्यू से, तब हम क्या कहेंगे, वर्टिकल इलिप्स। अगर ए ग्रेटर है बी से तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, है ना। तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एरिया ऑफ इलिप्स याद रखना है, पाई ए बी के बराबर होता है। और एक चीज, ए कॉमा जीरो एक फोकस और ये माइनस ए कॉमा जीरो दूसरा फोकस, आपने लिख भी रखा है ना, दो फोकस होते हैं, है ना। अब यहाँ ये चीज जो है, ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला ए है तो जीरो, ये ऑरिजिन है जीरो, और ये वाला पूरा पूरा लेंथ ए, तो ए कॉमा जीरो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे याद रखना है, इलिप्स का एरिया जरूर आपने याद रखना है। क्लियर है, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इलिप्स का ही एक स्पेशल केस जो है वो आपका क्या बनता है, सर्कल बनता है। कब, जब ए और बी यानी कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर दोनों बराबर हो जाएं तो उस केस में आप क्या बना लेते हो, सर्कल बना लेते हो। और सर्कल का जो इक्वेशन है, जब सेंटर 0 0 हो, रेडियस ए हो, तो उस केस में अपना इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब आ जाते हैं किस पर, एक्सपोनेंशियल कर्व पर। तो y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ax। जब भी ऐसे फॉर्मेटिंग रहेंगे तो ग्राफ कैसे बनेंगे, एक्सपोनेंशियल। x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 1 आ जाता है। तो कहने का मतलब ग्राफ जो बन रहा होगा वो y एक्सिस को टच करता हुआ ऐसा
थोड़ा थोड़ा हाइपरबोलिक जाता है, लेकिन हाइपरबोलिक में ये है कि ये कहीं ना कहीं इन्फानाइट को जा रहा होगा। कहाँ जा रहा होगा? इन्फानाइट को जा रहा होगा। आप सोचो ना कि x का वैल्यू अगर जीरो टेंड करवाओगे तो y कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी में जाएगा ना। तो x का वैल्यू जीरो, तो y कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी में जा रहा है, पता नहीं कहाँ टच कर रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल कर्व कैसा बनता है यार, इस तरीके से बनता है। आपको ये रेडियो एक्टिविटी में ऐसे कर्व दिखते हैं आपको, है ना। चलिए, ये भी आपने देख लिया। एक्सपोनेंशियल ध्यान रहे, e टू द पावर a माइनस ए एक्स आएगा तो कुछ इस तरीके के ही ग्राफ आते हैं। समझ गए बातों को? अच्छा, अब ये भी देख लें साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा है यार? y और x ग्राफ कैसे चलता है? इस तरीके से। डेंसिंग वेव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डेंसिंग वेव। ओके, तो जरा देखें, अगर आप x का वैल्यू जीरो लोगे तो y इक्वल टू क्या है? साइन x। तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है। x का वैल्यू पाई बाई टू लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? साइन पाई बाई टू होगा। तो साइन पाई बाई टू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो यहां से देखें कि जैसे जैसे आप वैल्यू बदलते जाएंगे x का, वैसे वैसे y का वैल्यू बदलता चला जाता है। यानी कि ये ग्राफ आपका जो चलता है वो कैसा ग्राफ चलता है यार? साइनसॉइडल ग्राफ चलता है, यानी कि इस तरीके के वेव फॉर्मेशन की तरह होते हैं। यानी कि साइन का ग्राफ आपने याद रखना है, ये आपको वेव में काम आता है। कहाँ काम आता है? वेव में काम आता है। तो पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करो, पाई में पाई बाई टू ऐड करो, थ्री पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करो, 2 पाई। तो इस तरीके का ग्राफ आपका चलता है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है? +1, और लोएस्ट वैल्यू कितना होता है? -1। मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। अब कॉस का जो ग्राफ होता है वो कहाँ शुरू होता है? ऑरिजिन से ना शुरू होके, साइन ऑरिजिन से शुरू होता है, लेकिन ये कहाँ शुरू होता है? ऊपर से। तो +1 यूनिट ऊपर और फिर ऐसे चल के ऐसे करके ऐसे। तो ये कंप्लीट एक पीरियड का ग्राफ है, यानी कि 2 पाई एंगल तक। तो 2 पाई में कैसा ग्राफ चलता है? इस तरीके से ग्राफ चलता है। फिर से वही चीज कि x का वैल्यू 0 रेडियन रखोगे, y का वैल्यू कितना दे जाएगा? cos 0 मतलब 1। फिर cos पाई बाई टू पर ये क्या हो जा रहा है? देख रहे हो ना, 0 हो रहा है y का वैल्यू। तो cos पाई बाई टू कितना होता है? 0 होता है। तो इस तरीके से आप ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो साइन और cos के ग्राफ को आप जरूर से याद रखें, ठीक है। बाकी आपका और कुछ पोर्शन बाकी है, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, ये सब आपके बाकी हैं, मैक्सिमा मिनिमा, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा एक्सीड हो गया है हमारे लिए, ठीक है। तो एक बार इसको सही से प्रॉपरली कवर करिएगा। कुछ भी मतलब ज़रूरत हो आप कमेंट में ज़रूर टेक्स्ट करें, और ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। सही, चलिए, थैंक यू।